नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। पिछले वीडियो में हमने उष्णकटिबंधीय देशों की मुख्य बीमारी मलेरिया को डिस्क्राइब किया था हमने डिटेल में। आज हम उसी मलेरिया को और आगे डिस्कस करते हैं। मलेरिया परजीवी मलेरिया रोग एक तो प्रोटोजोआ के कारण होता है और दूसरा वायरस के कारण भी होता है। प्रोटोजोआ के कारण हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आपको इस वीडियो को समझने के लिए पहले वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। वायरस के कारण होने वाले मलेरिया में डेंगू मलेरिया को हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि मलेरिया प्रोटोजोआ जो है उसके जीवन चक्र के बारे में अपन देखते हैं। वैसे मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसके अपने लाइफ साइकिल में दो मेज़बान होते हैं। पहला मेज़बान तो मच्छर होता है, दूसरा मेज़बान मनुष्य होता है। जैसे असंक्रमित मच्छर उसने मलेरिया पीड़ित व्यक्ति का खून पिया। उसका खून चूसने के बाद वह मच्छर संक्रमित मच्छर हो गया। अर्थात इस मच्छर में प्रोटोजोआ परजीवी के स्पोरोजोइड हैं। अब इस संक्रमित मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा। स्वस्थ व्यक्ति को काटते समय यह संक्रमित मच्छर अपने स्पोरोजोइड इस व्यक्ति के अंदर अपनी लार के द्वारा इंजेक्ट कर देता है। अब यह स्पोरोजोइड व्यक्ति के ब्लड के द्वारा, ब्लड में होते हुए व्यक्ति के लीवर में पहुंच जाते हैं। अब इन स्पोरोजोइड का लीवर में गुणन होता है, लीवर कोशिका में इनका गुणन होता है। गुणन होने के बाद वह लीवर कोशिका फट जाती है। लीवर सेल के फटने से यह परजीवी, जिनको मीरोजोइड कहा जाता है, यह ब्लड में मुक्त हो जाते हैं। अब यह परजीवी ब्लड के माध्यम से ब्लड में उपस्थित आरबीसी को संक्रमित करते हैं। फिर यही परजीवी उस आरबीसी में अपना गुणन करते हैं। यह मीरोजोइड नर और मादा युग्मक के रूप में विकसित होते हैं इसमें। फिर आगे चलकर 1 या 2 सप्ताह के अंदर आरबीसी फट जाती है और यह नर और मादा परजीवी मुक्त होते हैं ब्लड में, रक्त में। आरबीसी के फटने से नर और मादा परजीवी जो मुक्त होते हैं वो एक प्रकार का विष छोड़ते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आता है। और इस कंडीशन में अगर कोई असंक्रमित मच्छर इस व्यक्ति को काटता है तो यह नर और मादा गेमिटोसाइट उस मच्छर के अंदर चले जाते हैं। अब यह नर और मादा गेमिटोसाइट मच्छर के पाचन तंत्र में
अपना निषेचन करते हैं और अंडज बनाते हैं, जिसको उकाइनीट कहते हैं। यह उकाइनीट आगे जाकर मच्छर की मध्यांतर में उशिष्ट में बदल जाते हैं। यह उशिष्ट मच्छर की लार ग्लैंड में जाकर स्पोरोजोइट में बदल जाते हैं। यह स्पोरोजोइड युक्त मच्छर फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्पोरोजोइड के कारण वापस उसका मलेरिया का चक्र चलता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में दो तरह के मेजबान हुए। एक मेजबान तो हुआ मनुष्य, दूसरा मेजबान हुआ मच्छर खुद। वैसे मच्छर अपने अंडों के सेचन के लिए व्यक्ति का खून चूसता है। मलेरिया की कंडीशन में हमें पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मादा एनोप्लीज मच्छर जो है वह ऐसा स्थान जहां पर पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, पुराना पानी भरा हुआ है जिसमें पानी की टंकियां भरी हुई है पुरानी, या कोई ऐसे बर्तन टब वगैरह जिसमें पुराना पानी भरा हुआ है, उसमें अपने मादा एनोफ्लिज अपने अंडे देती है और अंडे से लार्वा, पीपा आदि अवस्था में होता हुआ मच्छर पनपता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एडीज मच्छर की कंडीशन में सबसे बड़ी पहचान यह है कि एडीज मच्छर जो होता है वो जमीन से ज़्यादा हाइट पर नहीं उड़ता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये घुटनों से ऊपर नहीं उड़ता है, इसलिए एडीज मच्छर हमेशा घुटनों से नीचे ही काटते हैं। इसलिए डेंगू फैलाने वाले जो भी मच्छर हैं वो घुटनों से नीचे वाले भाग में काटते हैं। अगर कोई व्यक्ति का रेसिडेंस दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पर है तो उसको डेंगू होने के चांस बनिस्पत निचली मंजिल वाले के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेंगू का मच्छर अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है। लेकिन मच्छर जो है वो 1 से 3 मील की दूरी तय कर सकता है, 1 से 3 मील तक की दूरी को तय कर सकता है। इसलिए 1 से 3 मील दूरी पर भी अगर कोई मलेरिया का रोगी है तो वह मच्छर 1 से 3 मील दूर जाकर भी किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। और डेंगू के मच्छर अधिकतर सुबह प्रातःकालीन अवस्था में काटते हैं या लाइट की रोशनी तेज होती है उस कंडीशन में काटते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का हमें मलेरिया की कंडीशन में ध्यान रखना है कि आपके आसपास सफाई रखें, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, कचरा कूड़ा आदि अपने घरों के आसपास नहीं फैलाएं, और घर के आसपास कोई गड्ढे बने हुए हैं तो उनको मिट्टी भर दें उसमें, या ऐसे गड्ढे जिसमें मच्छर ने अपने अंडे दिए हैं तो उसमें आप केरोसिन मिट्टी का तेल डाल दें जिससे वो अंडे नष्ट हो जाएं। इस तरह से हम मलेरिया से बच सकते हैं। दोस्तों, मलेरिया का विशेष समय होता है अक्टूबर और नवंबर माह में सबसे ज़्यादा मलेरिया देखा जाता है, क्योंकि बरसात के पानी की वजह से चारों तरफ कचरा क्रिएट होता है, जो कचरा पड़ा हुआ वो सड़ता भी है और आसपास पानी के गड्ढे भी भरते हैं। इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर माह में मलेरिया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब देखते हैं मलेरिया के लक्षणों के बारे में।
मलेरिया का सिंपल लक्षण होता है, व्यक्ति को ठंड लगती है, ठंड लगकर बुखार आएगा। बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अधिकतम बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मिलता है, और फिर बुखार उतर जाता है। उसके बाद पसीना आता है। पसीना सूखने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। यह इसका प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण यह है, व्यक्ति के हाथ पैरों में दर्द मिलेगा। तीसरा लक्षण यह है, व्यक्ति को हल्की फुल्की दस्त या दस्त के साथ खून आना भी हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम क्या करता है? आरबीसी को नष्ट करता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं को खाता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। एनीमिया हो जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करने वाली होती है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अगर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या धीरे धीरे घट जाएगी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के केस में, तो कोशिकाओं, शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो उनकी कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की कमी से प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की घातक अवस्था में व्यक्ति को बेहोशी आती है। बेहोशी के साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और व्यक्ति के यूरिन में ब्लड आएगा। आरबीसी नष्ट होने से बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, यानी कि व्यक्ति को पीलिया भी आएगा। अर्थात मलेरिया के केस में व्यक्ति को सबसे पहले अपने लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन में भी सबसे पहले मलेरिया की जांच, मलेरिया की जांच में सामान्य मलेरिया है या काला मलेरिया है, यह पता चल जाएगा। साधारण मलेरिया है या डेंगू मलेरिया है, उसमें भेद करने के लिए हमें डेंगू NS1 एंटीजन चेक कराना है। इसके साथ रक्त में प्लेटलेट्स में कमी तो नहीं है, वो देख लेना है। तो सबसे पहले हमें रक्त की जांच कराएंगे। अगर उसमें प्लेटलेट्स कम मिला तो हमें फिर डेंगू NS1 एंटीजन की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि पेशेंट सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचे। व्यक्ति को घर पर लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। समय पर उचित इलाज मिल जाएगा तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसलिए आपके नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल हो, पेशेंट को वहां ले जाकर एडमिट करें और मलेरिया का इलाज कराएं। अब मलेरिया की कंडीशन में हमें क्या उपचार करना चाहिए? घरेलू उपचार। दवाई के साथ साथ सबसे पहले हमें फ्लूइड मेंटेन रखना चाहिए, यानी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर गिरेगा, बीपी, और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को दिन में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी दें। पानी भी एंटीबैक्टीरियल पानी दें, जो शुद्ध पानी हो, या व्यक्ति को पानी उबालकर ठंडा कर उसके बाद उसको छान कर दे सकते हैं अपन।
दूसरी चीज, पेशेंट को नारियल पानी खूब दें, सुबह शाम एक एक नारियल जरूर दें, जिससे व्यक्ति में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन बैलेंस रहे। तीसरी चीज, व्यक्ति को फल दें, फल भी रसीले फल दें उसको, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, चुकंदर है, अनार है, पाइनएप्पल है। ऐसे फल ज्यादा दें जिनमें विटामिन सी ज्यादा हो। विटामिन सी एक मुख्य विटामिन है जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा आपका, तो आप बीमारी से लड़के जल्दी उस बीमारी से बाहर आ जाओगे। चौथा है, प्रोटीन वाले आहार जरूर दें उसको। प्रोटीन वाले आहार में हरी सब्जियां और उसकी सलाद दें, ताकि व्यक्ति के पेट में फाइबर जाएगा, फाइबर जाने से कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या भी नहीं होगी। दूध जरूर दें व्यक्ति को, दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। नट्स दें व्यक्ति को, नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता आदि व्यक्ति को खूब खिलाएं। वैसे व्यक्ति को मांस, मीट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मलेरिया की कंडीशन में लीवर प्रभावित होता है और मांस मीट लेने से लीवर को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे लीवर को रेस्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को देना चाहें तो मांस रस का सूप जरूर दे सकते हैं। मांस रस सूप फॉर्म में उस व्यक्ति को दे सकते हैं। व्यक्ति की हाइजीन का ध्यान रखें, स्नान, मलमूत्र विसर्जन आदि, मलमूत्र का वेग नहीं रोकें, समय समय पर स्नान करें और शरीर को स्वस्थ रखें। दोस्तों, यह हमारा वीडियो था मलेरिया पर, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मुख्य बीमारी होती है और अक्टूबर और नवंबर माह में मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसलिए हमारे इस वीडियो को देखें, आपके परिवार में आपके सदस्यों को भी इस वीडियो को दिखाएं और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को फॉलो करें, ताकि कम से कम मलेरिया के रोगी हों। धन्यवाद।